जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए मैथ का 13वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अर्थात क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि 1200 में दी गया चार ऑप्शन, जो दी गई चार ऑप्शन है उनमें से कौन सी संख्या से हम गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल आसान है, प्रयास कीजिए। ऐसा प्रश्न आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया है। हम जानते हैं कि इसका बेसिक मेथड होता है कि हम एलसीएम निकालेंगे, फिर पेयर बनाएंगे, फिर गुणा करेंगे। इतना क्यों करें? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इतना न करेंगे तो थोड़ा कम मेहनत से भी आंसर आ सकता है। तो वहाँ पे प्रयास कीजिए। जैसे 1200 से कह रहा है कि 1200 को हम किस में गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। कोई बात नहीं, ऑप्शन उठा लीजिए। कहेंगे सर 1200 को, ऑप्शन नंबर पहला को उठाता हूं तो 1200 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 दूना के 2400। क्या 2400 को 2 को मैं अगर कांस्टेंट मानूं, जीरो 2 जीरो का हटा दूं तो 12 दूना के 24। क्या 24 किसी का वर्ग है? कहेंगे नहीं सर। उसी तरह 12 का 3 में गुणा करूंगा तो 12 3 36 आएगा, डबल जीरो यानी कि 3600। तो सिंपल सी बात है, 3 का गुणा करूंगा तो 12 3 36 और डबल जीरो उतार लेंगे। 36 मतलब 6 का स्क्वायर, डबल जीरो मतलब 1 जीरो उतार लीजिए। कह सकते हैं 60 का स्क्वायर बनेगा। और 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 60 का स्क्वायर है। अब 1200 से कौन सी संख्या से गुणा किए कि पूर्ण वर्ग बना, तो आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सी और डी को चेक कर सकते हैं गुणा करके, ऑप्शन नहीं बनेगा। क्योंकि जब पूर्ण वर्ग बनने की बात करें तो सिंपल सी बात है, कोई एक ही संख्या से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ही लेवल डाउन भी पूछता है तो अच्छा लेवल भी पूछता है। तो हम लोग सभी प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 10% और 30% के दो क्रमागत चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था। चिन्हित करने का मूल्य जब भी करे कि इतना परसेंट चिन्हित करता है तो उसका मतलब वो एमआरपी चिपकाता है। अब किसी चीज़ पर एमआरपी जब भी चिपकाया जाता है तो प्रॉफिट पे ही चिपकाया जाता है कि मुझे इतना प्रॉफिट बेचूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। यानी कि आप ऐसे समझिए कि जब भी चिन्हित मूल्य कहेगा तो उसे 100 में जोड़ कर ही लिखना होता है। क्योंकि जब यहाँ तक आप नहीं समझ पाते हैं मैथ के लैंग्वेज को तो गलत होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। आइए बनाते हैं कैसे, ध्यान से देखिए। तो लागत मूल्य पूछा है हमसे, यानी कि सीपी हमारा पता नहीं, लेकिन कह रहा है कि 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने पर, यानी कि क्रमागत चिन्हित करने पर, यानी कि वो फायदा कमाना चाहता है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो 10 यानी कि 110 हो जाएगा बटे का 100। फिर 30% है तो 130 बटे का 100। सीपी पर कोई चीज़ था, कॉस्ट प्राइस उसका इतना, 10% 30% चिन्हित किया यानी कि बढ़ा कर रखा। फिर उसके बाद 20% की छूट दिया, तो छूट है तो 100 में से 20 घटा दीजिए, इंटू के 80 बटे के 100। तब वो चीज़ें, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था पता नहीं, 10% बढ़ाया, 30% चिन्हित किया, अपनी 20% की छूट देकर अंतिम में वस्तु को जब बेचता है तो 2288 रुपये में बेचता है। तो क्वेश्चन का सीपी पूछा है। सीपी देकर सेलिंग प्राइस देकर कुछ भी पूछ सकता है। यानी आपका विक्रय मूल्य दे दिया है, सीपी आपसे पूछा है। कैसे निकालेंगे? काटा कुटी करिए, आंसर आ जाएगा। आइए बताते हैं। काट दीजिए। देखिए 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसल आउट। कहेंगे हाँ सर। 4 से 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 पचे 10। कहेंगे बिल्कुल सही। 4 से इसको काट देंगे 25 बार में, इंटू में 5 बचा है, ध्यान से देखिए। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बचा है। अब देखिए काटा कुटी करेंगे, आंसर आएगा 11 से इसको काटेगा, 11 दूना के 22, डबल अंक करता है तो एक जीरो बना लीजिए, 11 8 88 कट जाएगा। कहेंगे हाँ सर। 13 से काटिए, देखिए 13 एक कम 13, 7 13 पैसे पैसे, 13 छः कटा तो 16 बार में कट जाएगा। 25 का 25 में गुणा करेंगे, ये अभी पैसे गुणा कीजिए, ध्यान से देखिए। 16 का 5 में गुणा करेंगे, 16 25 80, अब 25 वटे 200, यानी कि जो सीपी आएगा आपका वो 20,000 आएगा। आइए ऑप्शन देख लें। सॉरी 2000 आएगा, एक जीरो मैंने बढ़ा दिया ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे देखिए
16 का 5 में गुणा करेंगे तो 16 25 80, 80 में एक ही जीरो है ना, अब 25 बटे 200 और एक जीरो बढ़ाएंगे तो यानी कि 2000, यानी जो आपका सीपी होगा कॉस्ट प्राइस वो 2000 हो जाएगा। अगर हम एक जीरो बढ़ा भी देते तो हम ऑप्शन अगर चेक करते तो हम देखते कि 2000 है, 20,000 नहीं है, तो भी हम कह सकते हैं कि जीरो हो सकता है कि कहीं बढ़ गया होगा, तो हम एक बार चेक कर लेंगे, फिर ऑप्शन नंबर हम डी को दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इम्पोर्टेंट टाइप है, इससे भी कई बार पेपर में आते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जब 10% 30% चिन्हित करता है, तो चिन्हित करने का मान ये है कि उस पर एमआरपी चिपकाता है। जब भी कोई एमआरपी कॉस्ट प्राइस पे चिपकाई जाती है तो पहले से जो चीज़ें कॉस्ट प्राइस रहती है उससे बढ़ाकर चिपकाया जाता है, ताकि मैं इस पर कल को छूट दूँ तो भी मुझे फायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ों का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? अर्थात आपका कॉस्ट प्राइस दे दिया है, लाभ चाहिए 12.5% का, तो कितने का बेचेगा? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। ये सीपी से एसपी, एसपी से सीपी वाला कंसेप्ट ये फिक्स कर लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आएगा ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। जैसे 600 रुपये का कपड़े का टुकड़ा खरीदा, 40 रुपया उसे जो उसे सिलाई के रूप में शुल्क दिया वो अभी उसका कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ जाएगा, यानी उसका कॉस्ट यानी सीपी कितना बनेगा, तो 600 में 40 जोड़ दीजिएगा, 640 रुपये, यानी उसका सीपी हो गया 640। सीपी गुणे में कितना लाभ चाहिए, तब बराबर में कितने का बेचता है, तो कह रहा है 12% का, 12.5% का लाभ, तो लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, तो 12.5 का मतलब होगा 112, 12.5 में 100 जोड़ देंगे तो 100% सीपी होता है, 12.5% उस पर लाभ चाहिए, यानी 112.5, तो 112.5 परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, एक स्थान से 10 मिनट एक जीरो, और इतना का लाभ लेने के बाद कह रहा है कितना में बेचेंगे, यानी कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह ये आपसे पूछा है। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए कुछ काटा कुटी करते हैं, आंसर आ जाएगा 11। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 चौके 100, कहेंगे हाँ 25 चौके 100 हो जाएगा, 12 25 5 125। अब 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 4 से इसको काटेंगे 16 बार में, 16 का 45 में गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए गुणा कर देते हैं, 16 25 80 को जीरो हासिल 8, 16 चौके 64, 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72 यानी 720, 8 64 8 9 72 यानी कि 720 हो जाएगा, यानी कितने का बेचेगा, तो 720 रुपया। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैथ के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पर पकड़ बनाइए, जितना ज़्यादा मैथ लगाएंगे कैलकुलेशन बनेगा, कैलकुलेशन जितना फास्ट कीजिएगा क्वेश्चन उतना फास्ट बनेगा। फिर से समझाता हूँ, समझ लीजिए। कॉस्ट प्राइस 640 रुपये बनेगा, क्योंकि 600 रुपये का टुकड़ा लेता है कपड़े का, 40 रुपये शुल्क के रूप में देता है, तो 600 का कपड़ा 40 रुपये शुल्क के रूप में टोटल हो गया 640। अब ऊपर कर रहा है कि हम 12.5% का लाभ कमाएंगे, तो कितना का बेचेंगे, यानी 12.5 हम कितना का बेचें कि 12.5% का लाभ कमाएं, तो लाभ होता है तो 100 में जोड़ के, यानी सीपी अपने आप में 100%, उस पर 12.5 का लाभ यानी कि 112.5 परसेंटेज है, 100 काटा कुटे करेंगे यानी कि 720 रुपये का चीज़ें बिकी होंगी। बिल्कुल आसान है। अब चाहते तो यहीं से आंसर निकाल सकते थे, नीचे 100 का मतलब अगर डीएस आता है तो बिल्कुल एक लाइन में आंसर दे सकते थे। 5 2 7 1 8 1 9, अंकों का योग 9 आ रहा है, 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो अंकों का योग 9 होता है, तो आइए 9 मिला लेते हैं। 9 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में ही बन रहा है अंकों का योग, यानी कि 72 7 2 9, जोड़िएगा 7 2 9, और किसी ऑप्शन में नहीं बन रहा है। तो आप चाहें अगर डीएस पढ़े होंगे तो आपको कम से कम 5 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्षों में 1500 रुपये 2 गुना हो जाएगा? यानी कि साधारण ब्याज का जब भी गुना वाला प्रश्न पूछे तो उसमें मूलधन दे या न दे उसका कोई असर यानी कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, और नहीं देता तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, जब भी आपसे टाइम पूछे या रेट पूछेगा, एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट बताता हूँ उससे भी लगाएंगे, नहीं तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटे 100, उस पर भी लग जाता है ये प्रश्न।
तो टाइम रेट जब भी या तो टाइम पूछेगा या तो रेट पूछेगा, तो जितना गुना दे देगा, जितना गुना दे देगा एक कम कर देना है, गुणे में यहाँ पे लिखना है 100। एक बात और आपको ध्यान देना है कि अगर टाइम पूछेगा तो रेट दे देगा और रेट पूछेगा तो टाइम दे देगा, बस इसी पर। एक क्यों घटाते हैं, क्योंकि गुना वाले में हम लोग 1 रुपया अपना मूलधन मानते हैं और जैसे मूलधन अपना 1 रुपया घटा लेते हैं तो ब्याज बन जाता है। तो गुना वाले प्रश्न ब्याज से ही हल होता है, इसलिए मैं इसमें ब्याज पर ही मैं क्वेश्चन इसे हल कर देता हूँ। जैसे 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्षों में 1500 रुपये 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुना का है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 में से 1 कम कर देंगे, गुणे में 100। 4% की दर से तो 4%, यहाँ टाइम निकल जाएगा। तो देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा और 4 से इधर काटिएगा तो 25, यानी कि 25 वर्ष में वह धन अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, यानी 1500 रुपया जो है 2 गुना हो जाएगा। यानी कि तो हमें तो रुपया में नहीं पूछा है, गुना में ही पूछा है, तो कितना गुना, यानी कि 4% कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, तो 25 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बी और सी एक काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, एलसीएम मेथड यहाँ पे अप्लाई ना कीजिए। सबसे पहले अगर मैथ आप पढ़ते होंगे तो सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि कौन से प्रश्न किस तरीके से बनता है। अगर ये तरीके भी आप नहीं जानते हैं तो भी मैथ के रेस में आप थोड़ा बाहर हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन कौन से तरीके से फास्ट बनेगा, क्योंकि कभी कभार एक क्वेश्चन 5 मेथड से बनता है, लेकिन 5 मेथड में हो सकता है कुछ मेथड बहुत ही लॉन्ग तरीका है, कुछ उससे भी शॉर्ट, कुछ उससे भी शॉर्ट, कुछ ऐसे होता है कि बस थोड़ा सा कैलकुलेट इधर उधर किए तुरंत आंसर। तो हमें परीक्षा में यही वाला अप्रोच सीखना है कि कम समय में जल्दी आंसर। तो ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जैसे कह रहा है कि बी प्लस सी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, और कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि ए मतलब प्रश्नवाचक से कितने दिन में। अगर ध्यान से देखिए, जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए ना, तो यहाँ पे समझिए, इस पूरे वाले को समझिए ए है, ए पूरे वाले को बी है। तो बताइए अगर मान लेते हैं पूरे वाला बी है, इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो बी सी से बी सी घट जाएगा तो बच जाएगा ए। तो हमें ए का ही पूछा है। तो जब भी इस तरह वाला प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप कुछ ए का जैसे निकालेंगे तो ए का मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचिए। कहेंगे सर ए बी सी में से बी सी को अगर घटा देंगे ना तो ए का मान आ जाएगा, क्योंकि बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए। अब घटाने का नियम क्या कहता है, घटाने का नियम कहता है कि ऐसे घटाइए, पहले इन दोनों का गुणा कीजिए, 40 गुणे 20, अब फिर इनका अंतर लिखिए, 20 है तो 20, 20 से 20 कट जाएगा। ए इस काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये किस फॉर्मेट से लगता है, तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर लगता है, ए गुणे बी माइनस ए माइनस बी। अगर ये तरीका आप जानते हैं तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आएगा, कभी 3 को देगा, कभी 4 को देगा, कहेगा ए बी सी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, और कहेगा ए बी सी डी किसी काम को इतने दिन में करते हैं। तो बताइए उसमें से डी कितने दिन में करेगा, तो तुरंत जानेगा, अंतर वाला प्रश्न है, तुरंत लगाइए ए गुणे बी ए माइनस बी। मैंने पूरे को, इस बड़ा वाला को ए मान लिया, छोटा वाला को बी मान लिया, अंतर वाला प्रश्न था, ए गुणे बी ए माइनस बी लगाया, तुरंत आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का देख लीजिए, आयतकार है, यानी कि मैं डायग्राम माध्यम से आपको समझाऊंगा। ये आयत है। आयत किसे कहते हैं, तो आयत जिनके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है कि भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। आयत की जो लंबाई है, मान लेते हैं ये 3 है तो ये 1 होगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। ये यहाँ पे कुछ नहीं थी, क्योंकि ये हम डमी क्वेश्चन मतलब ये गुना में, तो इसलिए x मानने हैं, क्योंकि ये रियल नहीं 3 मीटर है, ये 3x है, क्योंकि जो x का मान आएगा इसमें गुणा करेंगे तब इसकी एक्चुअली चौड़ाई और लंबाई का हमें पता चलेगा। कहेंगे हाँ सर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, कहेंगे बिल्कुल सर। जो आयत का क्षेत्रफल होता है,
आयत का जो क्षेत्रफल यानी एरिया जो होता है आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई। कहेंगे ठीक है सर, होता है, कहेंगे हाँ। हमारे हिसाब से लंबाई चौड़ाई होगा तो 3 का x में गुणा करेंगे, यानी 3x गुणे x। इधर देखिए क्षेत्रफल, इधर इक्वल में क्षेत्रफल कितना दिया है क्वेश्चन में, तो कह रहा है 768, यानी 768 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में ही होगा। तो 3 से इसको काटिएगा, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, 3 छक 18, x का x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर बराबर 256, तो x का मान बोलिए तो कहेंगे सर 16, क्योंकि वो स्क्वायर जाके उधर दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो एक तरफ से स्क्वायर घटने के बाद या तो उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 256, 16 का वर्ग होता है। x का मान निकल गया, निकाल दीजिए। तो 16 का 3 में गुणा करेंगे तो 16 तो यहाँ हो जाएगा 48, यहाँ पे हो जाएगा 16 एकम 16, आमने सामने की बराबर, ये 16 तो ये भी 16 और ये 48 तो ये भी 48, तो 16 48 48 16 16 आपस में जोड़ने का, जोड़ भी सकते हैं। यह आयत का परिमाप होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2l + b, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ के उसका डबल कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, यानी कि 3x और 4x ये जोड़ सकते हैं, 3x + x बटे 2 से गुणा, तो 3x 4x, यानी कि 4x 4 का 2 में गुणा करें, 4 दूना यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे 3x और x यानी 4x का 2 में गुणा करेंगे तो टोटल ये आएगा कितना, कहेंगे 3 1 4 दूना के 8x, और 8x का मान कितना 16, 16 बटे कर देंगे 128, यानी आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा 128 मीटर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नहीं तो आप सभी को जोड़ेंगे तो देखिए आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जब 48 48 16 16 48 48 जोड़ेंगे तो अभी आपका 128 मीटर आ जाएगा। तो आयत बेस्ड क्वेश्चन था, इस तरह के मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो मेंसुरेशन को भी आपको देखते रहना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित, यानी कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यानी आपसे अमाउंट पूछा है मिश्र धन। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन में लिखा है अर्धवार्षिक, थोड़ा डिटेल से समझते हैं। अच्छा बताइए, आप किसी को 1 साल के लिए पैसा दिए, लेकिन वो कह रहा है कि हम आपको अर्धवार्षिक देंगे, अर्धवार्षिक यानी 6 महीने पे देंगे, तो 1 साल में कितना बार देगा, तो कहेंगे सर अगर अर्धवार्षिक देता है तो 6 महीने पे 1 बार, 6 महीने पे 1 बार, यानी कि 1 साल में हमें 2 बार देगा, तो यानी टाइम यहाँ पे हो जाएगा 2 बार। जो टाइम होता है ना यहाँ पे, ये टाइम वो दर्शाता है कि कितनी बार ब्याज जुड़ा, उसी को टाइम बोलते हैं। फिर रेट लिखा है 4%, तो रेट हमेशा 1 साल का ब्याज होता है, तो 4% 1 साल का, तो 6 महीना के कितना 2%, तो 2% रेट हो जाएगा, 6 महीने के हिसाब से निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यानी कैसे समझिए, 6 देता है तो दर में 2 से भाग करते हैं, तो दर दिया था 4%, 2 से भाग करें, क्यों 2 से भाग कर रहे हैं सर, क्योंकि 6 दिया है इसलिए 2 से भाग, क्योंकि एक साल का ब्याज ही रेट कहलाता है, दर, तो 4% रेट 1 साल का है, तो 6 महीने का कितना, तो भाग करेंगे, आएगा 2%। कहेगा ठीक है। यहाँ पे टाइम देखिए दिया था 1 वर्ष, लेकिन 6 महीने पे पैसा देगा, तो 1 साल में 2 बार देगा, यानी टाइम बन जाएगा 2 वर्ष। बस पहले ब्याज निकालिए फिर मिश्रधन, तो अब डायरेक्ट मिश्रधन बनाइए। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना जानते हैं, 2 साल का कैसे निकालते हैं, देखिए ये 2 का रेट का स्क्वायर कीजिए, 2 दूना के कहेंगे 4, सिंगल अंक में तो एक 0 बना लीजिए, डबल अंक फिर दशमलव लगाइए, फिर 2 का डबल कर दीजिए 4, इतना परसेंट जो बनेगा वह चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। क्या आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कहेंगे नहीं, हमें तो मिश्रधन पूछा है। तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, आई 4.04% ब्याज आया है, तो ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। तो मूलधन अपने आप में 100%, यानी कि और इस 100 इसमें 100% हम जोड़ देंगे तो होगा 4.04%। जब आपस में जोड़ेंगे इसको तो होगा 104.04%। अब ये क्या हो जाएगा,
अब ये मिश्रधन हो जाएगा किसका, तो मूलधन का इतना निकाल देंगे तो आपका मिश्रधन हो जाएगा। तो मूलधन कितना दिया है 25,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 25,000, निकालिए 104.04, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा है, 2 स्थान से 10 हटाएंगे तो 2 जीरो और काटाकुटी करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। आइए कैलकुलेट करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 दूना के 4, फिर 0 2 दूना के 4, यानी कि 52 404 बार में कट जाएगा। आइए अब 5 से गुणा करते हैं, 5 दूना के 10 को 0, 0 है तो पूरा 10, 5 दूना 10 को 0, 5 पचे 25 एक 26, यानी कह सकते हैं 26,010 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 26,010। ऑप्शन देखिए 26,010 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर आप इस तरह मेथड को नहीं समझते हैं, क्योंकि बहुत लोग इसको सक्सेसिव मेथड से हल करते हैं, तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। मैं इसको हटाकर वो मेथड भी आपको मैं बता देता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे ध्यान से देखिए, सक्सेसिव मेथड क्या होता है, जैसे 2% के रेट से बढ़ा तो पहले मूलधन था 25,000, कहेंगे हाँ सर 25,000, 2% बढ़ा तो 2 बार, क्योंकि टाइम 2 वर्ष 6 महीने दिया तो 1 साल में 2 बार देगा, रेट हो गया 2, तो यहाँ पे 102 कर देंगे, 102/100, फिर 102/100, तब जो इधर निकलेगा आपका मिश्रधन निकलेगा। आप इस तरह भी कैलकुलेट करते हैं तो भी आपका आंसर आएगा। जैसे 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए 5 पचे 25, 5 दूना के 10, 2 से किसी को काटे 2 से इसे काटेंगे 2 पचे 10, 2 एक 51 बार में। अब देखिए कुछ कटेगा नहीं, इसका एक बार इसमें गुणा कीजिए, एक बार इसमें गुणा कर दीजिए, जो आएगा तो वही 26,010 आपका आंसर आ जाएगा। 26,010 यानी पूरा कैलकुलेट करेंगे तब भी 26,010 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में, इसे सक्सेसिव बोलते हैं। आप रेशियो से भी लगा सकते हैं, रेशियो से लगाएगा थोड़ा कैलकुलेटिंग हार्ड बनेगा, तो सक्सेसिव या डायरेक्ट आप सीखें तो भी। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कई एग्जाम में, रेलवे के भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन आसान है, सबसे पहले दूरी को ही पता कर लें कितनी दूरी जाती है, तो पहली लाइन से पता चल जाएगा। सोच के बताइए, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, यानी कि 1 घंटे में 250 किलोमीटर, तो 4 घंटे में कितना, तो 25 के 100 यानी कि 1000 किलोमीटर चलती है। तो उसको चलना कितना है, तो 1 घंटे 40 मिनट में तय करना है वही 1000 किलोमीटर की दूरी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, बिल्कुल बनाएंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो पहले दूरी निकाल लीजिए, दूरी कितना है, तो कहेंगे दूरी है सर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 4 घंटा चली है, तो कहेंगे 1000 दूरी आ जाएगी। कहेंगे बिल्कुल सर 1000 दूरी। अब इसी 1000 दूरी को कितना घंटे में तय करना है, तो 1 घंटे 40 मिनट। आइए लिख लेते हैं, घंटे 40 मिनट, यहाँ 1 घंटा है, ये 40 मिनट है। इसको घंटा बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, 20 से काटेंगे, 20 दूना 40, 20 3 60। फ्रैक्शन में जोड़ ऐसे जोड़ा जाता है, 3 एक कम 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5/3, आज 3 चला जाएगा ऊपर, ये 3 चला जाएगा ऊपर। तब यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो देखिए ये रहा दूरी, ये रहा समय, दूरी को समय से भाग करेंगे तो चाल निकल के आएगा कि चाल उसकी कितनी होनी चाहिए। 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 और डबल जीरो उतार लेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि सर 600 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उसकी चाल होगी तो 1000 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में वो तय कर देगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चाल दूरी समय से ही क्वेश्चन है। कह रहे यदि एक बस किसी स्थान पर न रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। क्वेश्चन शानदार है, बनाने का प्रयास कीजिए। ये बिल्कुल आसान होता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अगर बस कहीं ना रुके
तो चलती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किसी कारणवश रुक रुक के चलती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कॉन्सेप्ट एक बार बहुत ट्रेंडिंग में रहा, एग्जामों में आने लगा, लेकिन कुछ समय से ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको बना लेना है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, रेलवे ने भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इनका अंतर लिखिए, कितने का कहेंगे 9 का तो 9, और नीचे हमेशा उसकी तुलना कीजिएगा उससे जो कहीं नहीं रुकती है। तो बताइए कौन सी ऐसा स्पीड है जो कहीं नहीं रुकती है, तो जो 45 की स्पीड से चलती है सर कहीं नहीं रुकती है। घंटा में बदलना है तो 60 कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। इससे डायरेक्ट ये तो घंटा में आएगा, 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन देखिएगा सब मिनट में ही लिखा है कि प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। तो ये निकलेगा घंटा में, 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा। काट दीजिए, 9 से काटेंगे 9 पचे 45 और 5 से काटेंगे 12 पचे 60, यानी कि 12 मिनट, 1 घंटे में 12 मिनट प्रति के हिसाब से रुकती है। तो ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या को, कोई संख्या है, उसे 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा लघुत्तम समापवर्त को यानी कि हम एलसीएम भी बोल सकते हैं, लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, देखिए बनाते हैं कैसे। कभी काल क्वेश्चन को जब बहुत हाई लगे तो क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार धैर्य से पढ़ें, आपको खुद ही रिजल्ट समझ में आएगा कि हमने पूछना क्या चाह रहा है। तो कह रहा है कोई संख्या है, हमें संख्या नहीं पता, तो ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि जो संख्या है वो x है, कहेंगे हाँ सर संख्या को मान लीजिए x है। उस संख्या को जब 3003 से गुणा करते हैं, यानी कि संख्या का जब हम गुणा करेंगे इससे 3003 से, तो हमको रिजल्ट में क्या आएगा, कहेंगे यही आएगा, कहेंगे बिल्कुल सर यही आएगा। और उसके बाद 7, 11, 13 के लघुत्तम समवर्त द्वारा विभाजित किया जाता है। तो 7, 11, 13 अभाज्य संख्या हैं, तो इनका जो एलसीएम आएगा इनका गुणनखंड आएगा, कहेंगे बिल्कुल, यानी कि इन्हीं का मल्टीपल आएगा। तो जब गुणा हम करेंगे 7, 11, 13 का, तो एक स्पेशल ये संख्या है, इसका गुणा करेंगे तो 1001 आएगा। 7, 11, 13 का जब आपस में मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो 1001 आएगा। इन्हीं से कह रहा है भाग करना है, हाँ, क्योंकि इनका एलसीएम आएगा 1000 है, क्योंकि अभाज्य संख्या है तीनों, तो अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होगा वही उनका लघुत्तम समापवर्त होगा, यानी 7, 11, 13 का लघुत्तम 1001 होगा, कहेंगे हाँ सर। कह रहा है लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया जाए और फिर स्वयं से विभाजित किया जाए। स्वयं से मतलब उस संख्या को, जो संख्या है उसी से फिर भाग किया जाए। तो संख्या कितना माने x, तो फिर x से भी इसमें भाग करेंगे तो इसके साथ तो गुणा होगा, लेकिन इसके साथ भाग। तो देखिए x से x काट दीजिए, 1001 से यहाँ पे काटेंगे 3 बार में, यानी कि अंतिम में वो संख्या 3, यानी कि रिजल्ट 3 आएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि तो परिणाम ज्ञात करें, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हालांकि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ। कह रहा है 10% ब्याज पर 2 वर्षों की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जब भी एक कम अधिक कहे, अंतर कहे, तो यानी कि वो CISI का अंतर वाला प्रश्न होता है। बिल्कुल आसान से बनाएंगे, कैसे ध्यान से देखिए। एक ध्यान से देखिए, सबसे पहले रेट पता कीजिए कितना है, तो कहेंगे 10%। 10% को अगर हम बट्टे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कहेंगे 1/10। इसका जैसे स्क्वायर कर दीजिएगा, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा मूलधन का ए स्क्वायर करेंगे तो 1/100 आएगा, तो इधर आपका CISI का अंतर निकल जाता है। यानी कि ध्यान से देखिए, अगर ये फॉर्मेट आपको पता है तो आंसर यू निकल के आएगा। मूलधन का जितना दर देगा, अगर उसका भिन्न में करके अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो CISI का अंतर, तो अंतर देकर मूलधन पूछता है, मूलधन देकर अंतर पूछा है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि 1 रुपया कम है, यानी कि अंतर दे दिया है। मूलधन पता नहीं, दर था 10, फ्रैक्शन करेंगे 1/100, तब बराबर में इधर दिया है 1 रुपया, यानी कि अंतर दे दिया। मूलधन पूछा है, तिरछा गुणा करेंगे, पी का मान निकल जाएगा 100 रुपये। पी क्या है, कहेंगे प्रिंसिपल है सर, यानी मूलधन उस क्वेश्चन का 100 रुपया होगा। आइए ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कह रहा है कि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। जब 3 साल का CISI का अंतर देता है तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। रेट कितना दिया है, 10%। 10% को अगर हम सही बटा में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/10। कहेंगे बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं। जब भी याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जब भी 3 साल का CISI का अंतर पूछेगा, ऊपर यानी कि ऊपर को बोलते हैं ऊपर जो होता है उसको अंश बोलते हैं। अंश में जब भी 1 रहेगा तो ये नियम फॉलो होता है हमेशा। जब भी रेट जो रहेगा फ्रैक्शन में लिखिएगा, अगर ऊपर 1 बनेगा तो उसका CISI का अंतर निकालना बिल्कुल आसान है। हमको यहाँ पे P फॉर मूलधन और CISI का अंतर भी निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। SI और CI में लिख देता हूँ, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर का हमें अनुपात मिल जाता है। जैसे 10 का क्यूब कर दीजिए, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा। ये क्या हो जाएगा, मूलधन का अनुपात मिल जाएगा। और 10 का 3 गुना करेंगे तो 10 33 1 जोड़ देंगे, यानी 10 का 3 गुना करके प्लस 1 जोड़ देंगे तो 10 33 31 हमें CISI के अंतर का अनुपात मिल जाएगा। तो जब भी रेट आपको इस तरह का मिले कि जैसे ऊपर में अगर हम भिन्न में लिखते हैं तो ऊपर 1 बने, तो जो नीचे वाला का डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसका हम क्यूब करेंगे तो मूलधन का अनुपात, और नीचे वाला डिनोमिनेटर का 3 गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात मिल जाता है। अब इन दोनों में से कोई एक देकर एक पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि मूलधन दे दिया है कि 2000 है, तो CI चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। हमारे हिसाब से मूलधन है 2000, हाँ ये दिया है 2000, तो 1000 का क गुना, 2 गुना है, तो आपसे CISI का अंतर पूछा है, यानी ये वाला मान पूछा है, तो इसका भी 2 गुना के 31 गुना के 62 रुपये, यानी CISI का जो अंतर होगा वो 62 रुपये होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, यात्रा की औसत गति क्या है। क्वेश्चन को औसत गति होता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय, उससे भी लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा कई बार ऐसे देखा हूँ कि इस तरह के प्रश्न को औसत के फार्मूला से भी लगाएंगे तो आंसर आ जाता है। जैसे औसत का फार्मूला होता है कि 2x प्लस वाई, बीच में कुछ नहीं तो इंटू होता है, इंटू का मतलब होता है गुणा। अगर उस फॉर्मेट से लगाएंगे, इस वाले फॉर्मेट, तो भी आंसर आएगा। जैसे इसमें क्या होता है कि सिर्फ 4 लिखना होता है, दूरी से कोई लेना देना नहीं। तो 2 का मतलब 2 रहने दीजिए, x का मतलब पहला चाल, तो पहली चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60, दूसरा चाल है 80, तो लिखिए 80। एक बार दोनों चालों को जोड़ देते हैं तो 8 6 14 140 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 2 से इसको काटिए 7 बार में, 8 6 48, 480 को 7 से भाग करेंगे। ऑप्शन भी देखेंगे, जैसे भाग करेंगे तो 7 6 42 6 बार जाएगा, 7 6 42 42 हो जाएगा, तो यानी कि बचा 6 60, 7 8 56, यानी 68 पॉइंट कुछ आएगा, तो 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो जाएगी। क्योंकि जैसे हमने 68 तक गया, फिर उसके बाद 10 मिनट, तो हम देखेंगे 68 से एकमात्र ऑप्शन नंबर बी ही स्टार्ट है और कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आया होगा। औसत बेस्ड क्वेश्चन है, इसे भी आप बना सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा। कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, तो सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब भी हमें गोला से सिलेंडर यानी बेलन में बनाएगा तो दोनों का जो आयतन होगा वो सेम होगा। तो पहले गोले का आयतन और बेलन के आयतन को हम बराबर करेंगे, फिर उसके बाद हमें ऊंचाई पूछा है, निकाल लेंगे। जैसे गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। आइए इक्वल है, जब सिलेंडर के रूप में डाला जाता है तो सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई को काट दीजिए, 4/3 रहने दीजिए, 4/3
आर क्यू का मतलब होता है, तो यानी कि आर क्यू, ये देखिए आर क्यू जो दिया है गोला है, तो गोले की जो त्रिज्या कितना है 9, तो यहाँ आर की पावर क्यूब है, यानी कि 9 को आपस में 3 बार लिखेंगे, बराबर आर स्क्वायर, यानी कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि बेलन का जो त्रिज्या है वो दे दिया सिलेंडर का 3, हाइट आपसे पूछा है, यह चीज़ आपको पता करना है। 3 3 9 से एगो 9 को काट दीजिए, 3 से इसको काटेंगे 3 3 9, तो यहाँ पे देखिए 4 9 36 त्याई 108 हो जाएगा। यहाँ पे बचा एच, यानी एच का मान हाइट पूछा था सिलेंडर का कितना बनेगा, तो 108 फीट रहेगा, तो फीट रहेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, तो 108 सेंटीमीटर बनेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई 600 में से 522 नंबर पाया है तो कितना प्रतिशत है, यही पूछा है क्वेश्चन में, कुछ है नहीं, निकाल दीजिए। ये 522 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए कितना में से तुलना जिससे किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं, तो कह रहे 600 में से, तो नीचे 600, 00 से 00 काट दीजिए, 6 से काटेंगे 6 अठे 48, यहाँ पे 48 लिखेगा, 4 6 सते 42, यानी जो अर्हता यानी कि पासिंग कट ऑफ है वह 87% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर 768 रुपया है, जहां जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु की लागत मूल्य कितना है। क्वेश्चन में उलझा दिया है, लेकिन कम अधिक अंतर वाला जब भी प्रश्न है प्रॉफिट लॉस में, तो उसको एक लाइन में बनाने का प्रयास कीजिए। कितना बीच का अंतर दिया है, तो कह रहे हैं 768 लिखिए, इंटू में तुरंत बना लीजिए 100। याद रखिएगा एक बार लाभ देगा एक बार हानि, तो दोनों के जोड़ के लिख देना है, दोनों लाभ लाभ रहेगा, दोनों अंतर अंतर रहेगा, तो हमेशा घटा कर लिखना है। तो एक कर रहा है 15% लाभ और दूसरा कर रहा है 9% की हानि, तो 15 9 को जोड़ लेंगे, 15 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 24, कैलकुलेट करेंगे, देखिए 24 से काटेंगे, 24 ત્યાં 72, 72 निकालेंगे 4 48, यानी कि 24 दूना 48, अब 32 का 100 में गुणा करेंगे, यानी वो चीज़ कितने का था, तो 3200। आइए ऑप्शन में ला लें, सी में दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए आज का आखिरी प्रश्न भी कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। अगला प्रश्न कह रहा है दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क के रूप में आप बिल्कुल बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछ चुका है। 24 के विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 8 से कटे और 3 से कटे। 3 के विभाज्यता का नियम कहता है जो अंकों की योग से कट जाए, और 8 की विभाज्यता का नियम कि अंतिम के 3 योग कट जाएं। मैंने इतना आपको हिंट्स दे दिया, बिल्कुल आप बना सकते हैं। ऑप्शन कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।